अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। हम तो यही समझ रहे हैं कि जंग बंद हो गई है। जंग बंद होने के बाद आपने देखा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया के ऊपर सो की कैफियत आ रही है, और मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान के हर आदमी के चेहरे पर शिकस्त के आसार नमूदार हैं। पाकिस्तान की फातिहाना जो फतेह है वो भी पाकिस्तानी कौम के तमाम लोगों के चेहरों पर नज़र आ रही है। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। नरेंद्र मोदी वजीर आजम इंडिया ने कहा कि हम एक और जंग की उन्होंने धमकी दी है, जिसके जवाब में ISPR ने कहा कि उससे शिद्दत से शदीद उसका रिटेलिएट करेंगे। और जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप जो अपने आपको ये रिवार्ड दे रहे हैं कि जंग बंद करने में सदर ट्रंप का हाथ है, और कई दफ़ा दोहरा भी चुके हैं और बात भी दुरुस्त है, लेकिन इंडियन स्पोक्समैन कह रहे हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। पर आप देखा जाए तो इंडिया 70-78 साल से हमारे साथ ऐसे ही चल रहा है। इंडिया कीना परवर दुश्मन है। अब पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इंडिया ने भी गैर मुल्की डेलीगेशन भिजवाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ सफारती मिशन के तौर पर, और पाकिस्तान ने मीर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरकर्दगी में मुख्तलिफ डेलीगेशन बैरून मुल्क जा रहे हैं कि बताया जाए कि इंडिया जो है फाल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। APS के बाद खुजदार का वाक़या यूनाइटेड नेशन ने भी उसको कंडेम किया है। अब बात यह है कि अब हम इस सतह पर तो सारी पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ सवालों के जवाब तलाश कर रही है कि क्या जंग ख़त्म हो गई है या अभी हमें भरपूर तैयारी ही करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि IMF का वफद पाकिस्तान में इस वक्त बजट के ऊपर है, उनके जो मुज़ाकरात हैं वो उस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, और बजट 2 तारीख से 10 जून को चला गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और गुलाम अब्बास हल्ब साहब सीनियर एडवोकेट हैं, कानून हैं, और गौस भाई बारोज़ई साहब साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान है, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और मलिक अहसन साहब हमारे इस्लामाबाद से तजज़ियाकार मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब आपसे, क्या बताइए कि जंग ख़त्म हो गई है? बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। मैं मुबारक तो दे रहा हूँ जी आपके टेलीविज़न जो मेरा और आपका आखिरी प्रोग्राम हुआ था उस वक्त हम जंग जीत नहीं पा रहे थे और उस वक्त बड़ा टेंशन में सारी सिचुएशन चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हुए, हमारी कौम सुरखरू हुई, और हमने मोदी और उसकी सरकार और इंडियन जो हार्ड लाइनर हैं उनको हमने मुंह के बल गिरा के पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया, और पाकिस्तान की रेटिंग और ग्रेडिंग अपवर्ड ट्रेंड में चली गई। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। एक जंग तो डेफिनेटली हम दुनियावी तौर पे और सोशली हम जीत चुके हैं। अगली जंग जो आपने इंट्रोडक्शन में अगला जिक्र किया कि IMF के साथ हमारी डील जो है ना वो 1 हफ्ते के लिए और डेफर्ड हो गई है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जंग जनाब, मैं कल तक मुझे उम्मीद थी कि जो ये जंग जो हमने जीती है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की जंग हम जीत चुके थे, और हमने अनाउंस कर दिया और उसको डिक्लेयर कर दिया, और माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे जो हैं वो फील्ड मार्शल भी अनाउंस हो गए, और मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी अच्छे लफ्ज़ों में गिना जाएगा, सिकंदर आज़म का टाइटल शायद उनको दे दिया जाए इसके बाद। लेकिन मुझे आज जो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मैं थोड़ी सी मुझे इकबाल शाह साहब परेशानी हुई है। वो जो फिगर्स बता रहे हैं, वो जो चीज़ें बता रहे हैं, और जिस तरह से कल से वो ट्रेंड चेंज हुआ कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक कमेटी बना के उसको ओवरसीज ट्रिप पे भेजा जाएगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे कि पाकिस्तान के बारे में बताया जाए कि पाकिस्तान ने जंग कैसे जीती है और पाकिस्तान प्रॉब्लम में क्यों गया। ये तो बात ठीक है, हम जीत चुके हुए हैं, और इंडिया तो इसलिए भेजेगा कि वो हारा हुआ है, उसने ये ब्लेम देना है कि हमारे ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान ने ज्यादती की है। पाकिस्तान जंग जीत के क्या बयानियां बनाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो है वो 2 चीजें हुई हैं कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी अनाउंस कर दिया है मैं ईरान जाऊंगा, मैं ताजिकिस्तान जाऊंगा, मैं तुर्किया जाऊंगा। यानी एक तरफ वजीर आजम खुद मूव करना चाह रहे हैं, पूरे एग्जेक्टिव पूरे लोग जाना चाह रहे हैं, और एक तरफ आज हमारे ISPR के डायरेक्टर जनरल चौधरी शरीफ साहब अहमद शरीफ साहब ने हमें यह बताया है कि वी आर स्टिल इन वॉर हिस्टेरिया, वॉर सिचुएशन। यानी सीज फायर का मतलब जंग खत्म होना नहीं, इसका हम हालत जंग में मौजूद हैं।
तो ये खतरनाक काम है। क्या ये हालत जंग क्या हम अगली अफोर्ड कर पाएंगे? अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दे के नवाज दिया, पानी नहीं रुका, पानी कम कर दिया गया, इतनी लाशें, और ये जो वाकया आज कोयटा वाला और पिछले 2-4 दिन पहले जो वाकयात हुए हैं, क्या ये वाकई उसके पीछे सरेआम? पहले तो हम सोच समझ के कहते थे ना कि इंडिया इसके पीछे है, अब हम कहते हैं इंडिया पीछे नहीं, इंडिया ये करवाने वाला है। तो ये फर्क पड़ गया है। मैं समझता हूं कि अभी तक पाकिस्तान में जंग के बादल मंडला रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना हमारे पंजाब में, शायद ये जो वो जंग वाले जो सीन हुए हैं ये उन्हीं का नतीजा है, ये उन्हीं का नतीजा है। ठीक है बस हरत साहब, यही सवाल है बस ये कि जब डेलीगेशन जा रहे हैं, और इससे पहले आपने देखा कि सागडार साहब भी चाइना गए, वहाँ अफगानिस्तान के भी उनके जिम्मेदारान से बात हुई, सी पैक के लिए भी तीनों मुल्कों ने इतफाक कर लिया। ये किस शाइन बात है। अब वज़ीर आज़म साहब शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं, और जिस तरह भी शायद ने बताया अभी कि अब ISPR साहब तो जो बता रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है, उनका सख्त जवाब दिया जाएगा। इंडिया का मोदी भी ये कह रहा है कि एक और हमले की तैयारी के लिए भी वहाँ कुछ हल्के या तबके प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इन हालात में अब मुल्क की सिचुएशन इस वक्त जो है, क्या समझते हैं कि कौम तो मुत्तहिद हो चुकी थी और हो चुकी है जंग के लिए, और क्या करना चाहिए? देखिए, इस वक्त हम जो है बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमें एक रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत है। जो मोदी है वो इतना पाकिस्तान की नफ़रत में और पाकिस्तान की दुश्मनी में पता नहीं किस हद तक जाएगा। आज आप देख लें कि उसने किशन गंगा डैम से नीलम का पानी बंद कर दिया है, और पहले एक डैम भरा था, अब दोबारा डैम भरने जा रहा है, जिस वजह से जो नीलम के पानी का बहाव है वो 40% जो है वो कम हो गया है। तो और एविडेंस की जहाँ डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास तो बड़े एविडेंस हैं, और हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनकी तरदीद जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि भारत जो है वो खुद एडमिट कर रहा है। आप भारतीय मीडिया उठा के देख लें, पिछले कई दिनों से जो हालिया वाकयात हुए हैं, जो स्कूल बच्चों वैन पे एक हमला खुदकश हुआ, उसकी जो भारतीय मीडिया है सिर्फ उसके जो सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि उसकी हमायत के जो है वो दावे कर रहा है। तो ये हम पूरी दुनिया में जो है आलमी सतह पे हर फोरम पे जो है हमें ये जो है उसके खिलाफ जो भी हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं वो पेश करने चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने भी कंडेम किया, लेकिन आप देखेंगे जो आपने भी नीलम जेलम की बात की है, तो उसके मतलब तो बयान आ गया है कि अगर इसको इस तरीके से पानी बंद किया जाता है या सिंध ताश मुआहदे को सस्पेंड मुस्तकिल किया जाता तो 6 के 6 दरिया ही हमारे होंगे। तो मेरा थोड़ी सी जंग के दौरान जब 9-10 की रात है उस वक्त थोड़ा सा ये कार्य लेना चाहिए था। देखिए, ये 7 से लेके 10 की रात तक जो सारा कुछ कशीदगी बरकरार रही, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ अब कशीदगी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। अब जो भारत की तरफ से एक आबी कशीदगी, आबी दहशतगर्दी जो है वो जारी है, और जारियत भी जारी है। हमें चाहिए कि उसका एक ठोस जवाब दिया जाए। जितने भी डैम हैं भारत के जिसमें वो पानी की स्टोरेज कर रहा है वो हमारा हक है, और उसमें गारंटर हैं, उसमें स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक गारंटर है, उसमें अमेरिका गारंटर है, सारे मुल्क हैं, और हमें ये आलमी कवानीन जो है इसका हमें राइट देते हैं कि अगर साहब ये जो गारंटर वाली आप बात करते हैं, ये गारंटर वाली बात इतनी मजबूत इसलिए नहीं है कि आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर में रायशुमारी के लिए तो यूनाइटेड नेशन पे बाकायदा मौजूद हैं, करारदादें मौजूद हैं, अमल नहीं हुआ, उन्होंने उसकी हैसियत ही खत्म कर दी। देखिए, मुआहदे ताकत के होते हैं। बिल्कुल, ये मुआहदे ताकत के, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है इकबाल साहब। चूंकि दूसरी जंग अजीम के बाद जो है दुनिया ने समझा कि हमें आलमी अमन को जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ जो है आलमी कवानीन बनाने चाहिए, जिसके बाद जो है आलमी कवानीन बने। लेकिन बदकिस्मती है जो भी ताकतवर है उसने उस आलमी कवानीन को सबोताज किया, उसने उसकी पासदारी नहीं की, और वो जो है अब जो रुझान दूसरी तरफ बढ़ता गया, बजाय कि उसकी कवानीन की पासदारी करें, उन्होंने उस कवानीन जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और अब लेकिन ये UN के चार्टर में लिखा हुआ है कि हम जो है अपने दिफा में, जैसे अगर हम पे इंडिया हमला करता है तो उसके आर्टिकल 51 है, वो कहता है कि हम उसका जवाबी जो है उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ, उड़ा देंगे इसमें, इसी तरह मैं अगर वो पानी बंद करता है, अगर वो आबी दहशतगर्दी करता है, उसके जवाबन जो है हमें उसके डैम पे हमला करना ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, और ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है। जी शाह साहब, अब
सूरत आ रही थी, पर हम थोड़े से डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में जो ऐसा ऐसा नॉर्मलाइज होती जा रही है, और आपने देखा कि अमेरिका कई दफ़ा हमारा दोस्त हुआ है, जिस तरफ सदर अयूब खान ने खुद कहा था कि फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर, और फिर छठा बैरी बेटा नहीं है, इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। वो जंग से 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था ये लड़ते रहते हैं, उसको उन्होंने इंडिया को सेव तो कर दिया। अब ये गारंटी की जब हम बात करते हैं, ये तो एक तिनके वाला सहारा होता है, सही बात है। अब हमें करना क्या पड़ेगा और करना क्या चाहिए, क्योंकि आर्मी के पीछे कौम खड़ी है, कौम खड़ी है तो मुत्तहिद भी होना ज़रूरी है, और उसमें मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग भी हैं जो मुहब्बे वतन तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। उनके लिए क्या खुला अमल आपके नज़र ज़हन में आता है कि वो भी कुछ काम हो रहा है या वो इसी तरह चलता रहेगा? इकबाल शाह साहब, मैं जो अभी जिक्र हमारा हुआ 7 से लेकर 10 की रात, और चलें उसको एक्सटेंड अगर करें तो हमें 12 तक सारी सिचुएशन पता चल चुकी थी कि हम जीत चुके हुए हैं, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा था। वो जो हारमनी 4-5 दिन हमने देखी, चाहे उसमें पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, हम सब एक पेज पे थे। लेकिन जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि हमने वॉर जीत ली है, तो एक इंटरनेशनली एक मैसेज तो चला गया, लेकिन वॉर से जैसी डिक्लेरेशन के बाद जो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज थे वो सीज फायर में नहीं गए, वो दोबारा ही हॉट इशू बन के सामने आना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर हमने इस वॉर को सस्टेन करना है और उसको आगे लेके चलना है और पाकिस्तान का मुकाम बुलंद रखना है, और हमने यानी जंग जीतने के साथ साथ मुआशी जंग भी अगर जीतनी है, तो इस हारमनी को, इस कोलेशन को जो कि फौजियों ने लाके इकट्ठा कर दिया सारी कौम को, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आजाद, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, ये दोबारा से इनको उस फार्मूले में मजीद कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं इस वक्त हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे 2 पोर्शन है, एक है हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसने जंग जीती है, एक है हमारी हुकूमत। हुकूमत पे मुझ पे इल्ज़ाम लगते हैं कि बड़ी साहब आपका हुकूमत के साथ बड़ा ताल्लुक है और बड़े दोस्त यार आपके हैं, लेकिन मैं अब उस हुकूमत को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इल्ज़ाम लगने के बावजूद, कि खुदारा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता अपनी मरियम बहन से कि वो सरगोदा में जाके, वो हमने जंग जीती हुई है, जब वो लैपटॉप सर्व कर रही है, वो एक डेवलपमेंट की बात कर रही है, वहां जाके कोई ऐसी बात कर दे कि जिसमें आप इंडिया के साथ हमारी गो के जितनी मर्जी गलतियां की उस पॉलिटिकल पार्टी ने, वो 9 मई वालों का इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन, 9 मई वाली जो गलतियां हैं उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, बट देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ 9 मई विद 10 मई। ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर पाकिस्तान को कामयाब करना है दिफाई और मुआशी तौर पे, तो ऐसे बयानात से इज्तनाब करना पड़ेगा, खास तौर पे हुकूमती पार्टी को। जो खदशात हैं, जो सजाएं देनी है वो दे लें, लेकिन मीडिया में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, मेरी एडवाइस। अभी सब बड़ी चीजें तिश्ना है, वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ वाक़यातन एक ऐसे माहौल में, जब इससे पहले रिजर्वेशन मौजूद थी, और आपने देखा कि सागडार और मोहसिन नकवी के ऊपर बाकायदा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी था, नाराज़गी भी थी, लेकिन इस टाइम पर उन्होंने पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के, बल्कि उससे भी आगे फ्रंट लाइन पर उन्होंने हमारी मदद की है। अब यह है कि उनके ज़्यादा सी पैक के मनसूबे बलूचिस्तान में हैं, वहाँ दहशत गर्दी है। इस हुकूमत के दौरान ना तो ईरान से हमारी कोई इंटरेक्शन नज़र आ रही है, अफगानिस्तान से भी सी पैक की वजह से हुई है। तो अब ये क्या, अगर अमेरिका को हम ज़्यादा ही क्या कहते हैं स्वीट बॉय बना लेते हैं, तो फिर ज़रा चाइना कहाँ किस टेबल के किस तरह बैठेगा? देखिए, हालिया जो कशीदगी है इकबाल साहब, उसके बाद जो है इस खित्ते में एक ग्रेट गेम शुरू हो गई है। चाइना जो है उसमें बड़ा एक अहम प्लेयर जो है वो बन के उभरा है। चाइना जो है उसका जो इत्तेहाद है वो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका का जो इस खित्ते में इत्तेहाद है, वो उसका जो अलायंस है, वो अलाई है, वो इंडिया है। और इस हवाले से जो है अफगानिस्तान जो है उसका भी बड़ा किरदार है। आप देख लें कि पिछले दिनों जो है अफगानिस्तान के जो सफ़ीर है उसकी बाकायदा मुलाकात हुई है चाइना में, चाइना के बड़े आम ओहदेदार से, और उन्होंने बाकायदा जो है इस आज तक किसी ने तालिबान हुकूमत जो है अफगानिस्तान में, उसमें अभी तक किसी ने
कबूल नहीं किया किसी मुल्क में, लेकिन पहली बार जो चाइना है उसने कहा है कि हम जो है इसकी हुकूमत जो है उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, उन्होंने हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये ग्रेट गेम जो है वो तो शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त एक अशद ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है हमें, वो 2 3 4 बातें हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। जो है हालिया कशीदगी जो इंडिया और भारत में एक बरकरार है, और अभी मुझे अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में तुर्किया तो आ गया है, अज़रबैजान भी आ गया है जी। मैंने अफगानिस्तान और ईरान का नाम नहीं सुना। देखिए ईरान जो है उसके साथ हमारी जो जिस तरह की खारजा पॉलिसी और जिस तरह के तल्लुकात होने चाहिए वो नहीं है। आप देखा है हमें तो ईरान और रूस जो है उस तरह हमें जिस तरह उन्होंने तेल देना था वो नहीं दिया, जिस तरह उनके साथ हमारी मुआहदे वगैरह होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वो सारी बातें हैं कि हम खारजा पॉलिसी जो है हम सफारती लेवल पे इसकी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है और गुंजाइश भी मौजूद है। हमें एक रोड मैप बनाना होगा कि किस तरह जो है दुनिया के साथ चलना है और पूरी दुनिया में अपने सफारती तल्लुकात कर। अच्छा, आप देख लें सॉरी इकबाल साहब, आप देख लें इस वक्त जो भारत है उसके 55 कंट्रीज हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और हमारे सिर्फ जो है वो श्रीलंका और टर्की के साथ है, और तीसरा एक और मुल्क है उसके साथ है। लेकिन यह कि शाह साहब ब्रेक की तरफ जाने, आप इसमें ऐड करें कि आप इस जो डेलीगेशन है इसमें एक तो यह है कि जो लोगों ने एक राय दी कि भी इसमें वही पुराने चेहरे 2-4 जो आपको नज़र आते हैं बिलावल साहब के साथ जाते हैं, उन्हीं की पार्टी के होते हैं, और ये उनका मानना यह है कि ये हुकूमती पार्टी ही होती है। हालांकि इंडिया की मिसाल भी है, वो 2 अपोजिशन को भी साथ लोग लेके चलते हैं, काबल हो तो पाकिस्तान में ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं ज़्यादा अच्छा ना होता कि इसमें अपोजिशन को भी शामिल किया जाता। इकबाल से तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं यही तो मेच्योरिटी की पहले बात कर रहा था कि काश कि ये सेंस अल्लाह ताला परवेल कर देता, डाल देता हमारे शहबाज शरीफ साहब में। अगर शहबाज शरीफ साहब जिसको मैं आज टाइटल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिकंदर आज़म बन के उभर रहे हैं और वो जरदारी आज़म बन जाएंगे, दोनों ने कल बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया। लेकिन वो ये भी ख्याल करें कि अगर दोनों के नेक्सेस, चापलूसी करने नहीं, चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग, मैं तो सोशल मीडिया पे नाम सुन रहा हूं तो मैं यहाँ पे ऑन एयर कर रहा हूं। मैं आपको अगले हफ्ते, आपको पता है कि मैंने भी जहां जाना है मैं वहां से आपको पूरी खबरें दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये गारंटी कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ वाला रोल प्ले करना चाहिए था। आपको याद होगा 2014 में हमारे APS पे अटैक हो गया था और नवाज शरीफ साहब खुद चल के चले गए थे। इमरान खान नीचे गिरे थे हॉस्पिटल में, शौकत खान में इमरान खान गिरने के बाद तो नवाज शरीफ है ना आज भी, नहीं कायद चाहे नवाज शरीफ है, लेकिन वो खामोश कायद है ना, वो खामोश है, वो खामोश आजम हो चुके हुए हैं। आप उनको भी मैं टाइटल दे रहा हूं, खामोश आजम हो चुके हुए। लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि काश के ये पार्लिमानी वफ्द बनता और उस पार्लियामेंट में पार्लिमानी वफ्द की जो है ना उसको कैटेगराइज किया जाता कि अगर इस्लामिक मुल्कों में भेजना जरूरी है, एक एक बंदे पे 2-2 करोड़ रुपए की कॉस्ट आएगी, IMF हमें पैसा दे नहीं रहा, हम वफ्द भेज रहे हैं, जीतने के बावजूद वफ्द अगर भेज रहे हैं इंडिया के अपोजिशन में, तो कम से कम बंदों का ख्याल तो करते कि मौलाना फजल रहमान को इस्लामिक ममालिक में भेज देते, रशिया में भेज देते, बिलावल भुट्टो को इधर PTI के लोगों को शामिल कर, ये वफ्द बनता है जी पार्लिमान का, हुकूमत का वफ्द ना बनता तो ज्यादा बेहतर होता। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर हम बात करेंगे नाज़रीन के इस वक्त बजट की आमद, और ये है कि बजट से पहले आपको पता है कि एक लफ्ज़ बड़ा ही ज़ेर बहस रहता है कि इंसान जो है वो घबरा जाता है, पाकिस्तानी कौम एक अजीब खौफ में मुब्तला हो जाती है कि होगा क्या, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने कभी बजट जब आता है तो रिलीफ के नाम पर एक ऐसा धोखा दिया जाता है, उसमें आमतौर पर जो अशारिये दिए जाते हैं वो भी इतने मोतबर नहीं होती, नहीं कि उसको फेक भी कह सकते हैं, कई दफ़ा में जुर्माने भी हुए हैं। जब हमको बजट बनाते हैं या प्रपोज करते हैं तो उसमें हम एक मिज़ानिया बनाते हैं, कितनी आमदनी होगी एक्सपेक्टेड, इतने अखराजात होंगे एक्सपेक्टेड, 800 बिलियन का हमें खसारा पहले ही हम रख लेते हैं। फिर FBR की जो रिकवरी है वो आप देखें 700 तक पहुंच जाती है, उससे एक्चुअल एस्टिमेट से भी जितना हमने प्रपोज किया होता है या बजट में। इसका मतलब यह कि बजट होता क्या है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप प्रोग्राम देखें पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है एहसन मलिक साहब, और बजट पर उनसे हम बात करेंगे। एहसन, अस्सलाम वालेकुम।
भाई क्या हाल है आपके? अच्छा हसन, पता है आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त बजट कोई सरबस्ता राज है नहीं। बजट का तो मुझे जो दौरानिया याद है, गुलाम इसहाक खान जब बजट पढ़ते थे तो लोगों को पता चलता था। आप अब देखते हैं, अब तो हुकूमत बजाते खुद, जो काफ़ी सालों से हुकूमतें जो आती रहती हैं, पीपल पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की हो या दरमियान में PTI की भी हो, उनमें शामिल लोग खुद बिजनेसमैन होते हैं। बजट की तो चीज़ ऐसी होती नहीं कि जो उनके नोटिस में नहीं होती, वो बेनिफिशरीज भी होते हैं और इस तरह आवाम को एक मुकम्मल धोखा होता है। पिछले बजट में भी आपने देखा कि तकरीबन 800 बिलियन का खसारा था और रिकवरी कहाँ से होनी थी? FBR ने 1170 गाड़ियाँ खरीदने के बावजूद भी आपने टारगेट पूरा नहीं किया। इस बजट पर आवाम को देने के लिए IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी कामयाब नहीं हुए। लेवी है, पेट्रोल है, ये इनकम के सोर्स रह गए। क्या कहते हैं बजट जो आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये किस तरह का बन रहा है? आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, बात ये है, बजट पहले 3 जून को पेश होना था, तो आज ही ये खबर आई है कि बजट अब 10 जून को पेश होगा। वो भी IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, क्योंकि FBR की कारकर्दगी से कोई मुतमिन नहीं है IMF वाले, और प्लस हम अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रहे जो 12,970 का हमने फिक्स किया था, जबकि उसमें से हमको 700 बिलियन की माफी भी ले चुके हैं। तो अभी जो हालात लग रहे हैं बजट की, अगर आप बात पूछें तो बजट तो इस वक्त हमारा ना FBR बना रहा है ना गवर्नमेंट बना रही है। बजट तो इस वक्त IMF बनवा रहा है और वर्ल्ड बैंक उस पर काम कर रहा है। तो अब जो हालात हैं उसमें देखें, FBR ने अगले साल का जो टारगेट रखना है, कोशिश ये है उनकी कि अगला टारगेट तो अभी है ना। मसलन ये है कि आप इम्पोर्ट है, उसके ऊपर जब कोई पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट आती है, इम्पोर्ट होती है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो हमारी इनकम है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी लगती है। अब यह 35 बिलियन की हमारी वो एक्सपोर्ट है और कह रहे हैं हसन इकबाल साहब की 100 बिलियन हो जाएगी, ख्वाब है जो वो देख रहे हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री का बुरा हाल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज भी मीटिंग हुई है जहां उन्होंने रिजर्वेशन दिया कि इंडस्ट्री बंद हो रही है और मुख्तलिफ मुल्कों में खासतौर पर दुबई में जा रही है। सोर्स कहाँ से मिलेंगे कि हम टैक्स कलेक्ट करके इस बजट को जो है, बजट जो हम प्रपोज करेंगे यानी टेबल करेंगे नेशनल असम्बली के ऊपर, तो कहाँ से लाएंगे हम पैसे? शाहिद साहब, ऑनेस्टली मैं बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल पैसे मैनेज किए जा सकते हैं, टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार है FBR के या फाइनेंस डिवीजन के, वो लोगों के साथ कंसल्टेशन में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने PhD कर ली है या वो एक बहुत अच्छी डिग्री लेके किसी इंस्टीट्यूशन से बैठ गए हैं तो उनको ग्राउंड रियलिटीज का अदराक है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये जो गैप है ये कवर नहीं हो पा रहा है। अब FBR हर रोज एक नया ऑप्शन, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे हुकूमत को भी लगा देता है और अवाम को भी लगा देता है। कभी वो ताजर दोस्त ऐप के चक्कर में पड़ जाता है, कभी वो ट्रैक एंड ट्रेस के चक्कर में डाल देता है गवर्नमेंट को, कभी वो फेसलेस मैकेनिज्म के चक्कर में डाल देता है। नहीं, वो तो चक्कर में डालता है, वो तो खुद कहता है कि आप अब लग्जरी आइटम को कम करें, आप अपने जो इस तरह के अखराजात हैं उनको कम करें। और इस वक्त जो हुकूमती लेवल पर लेविश यानी सिलसिला है, सैलरीज का, नेशनल असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, उस पर आप अखराजात हैं। नई गाड़ियाँ हैं, एक ज़माने में पुरानी गाड़ियाँ होती थी, अब तो 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ सीरीज आ रही हैं। अखराजात तो कम नहीं कर रहे। एक ही सोर्स है, वो है बिजली का यानी का रेट बढ़ाना, वही है पेट्रोल के ऊपर लेवी का 100% कर देना। हालांकि 60 रुपए से ज़्यादा किसी दुनिया के मुल्क में कभी ऐसी मिसाल है ही नहीं। फिर आपके सामने यही तो सोर्स है, तो अवाम तो ज़ाहिर बेबस है। तो इसलिए IMF को क्या पड़ी हुई है, वो तो कहते हैं करें, इनका जितना मर्जी टैक्स लगाएं हमें दें। नहीं शायद साहब, उसमें ना एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वहां पे भी मेरे और आप जैसे लोग ही बैठे हुए हैं, उनकी भी प्रमोशन होनी होती है। आप मजे की बात देखिए, जहां पे बिजली में रिलीफ देना होता है वहां पे IMF का बयान आ जाता है। जहां पे हुकूमती लोगों की तनख्वाहें बढ़नी होती है उधर उनके पेट में दर्द शुरू नहीं होता है। जहां पे पब्लिक को रिलीफ देना है वहां पे IMF का नाम आ जाता है सामने। जहां पे गवर्नमेंट ने अपनी मुराद लेनी है वहां पे IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये मिक्स एंड मैच अचार टाइप चलता है।
बट ये है कि अब 10 तारीख तक का जो टाइम है, जो गवर्नमेंट ने भी गेन किया है और IMF ने भी गेन किया है, उम्मीद है कुछ सेंस प्रिवेल करे कि बिहार को थोड़ा सा अच्छा केस प्लीड करे ताकि टैक्स नेट बढ़े और जो एग्जिस्टिंग टैक्स क्लास है जो टैक्स पे कर रही है, चाहे वो सैलरीड है चाहे वो बिजनेसमैन है, उसके आप जब तक उसको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपका इकोनॉमी का पहिया नहीं चल पाएगा। ऐसा नहीं, रुके जरा जी, शायद इकबाल भट्टी साहब, बात यह है कि कई दफ़ा होता है कि सारी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, अकल कोई नहीं आती। बेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, मसले का हल क्यों मौजूद है। आसन साहब कह रहे हैं कि आप और हम जैसे लोग हैं, मगर अगर आम लोग होते तो शायद वो बेहतर फैसला करते, हम जैसे नहीं है वो। अब ये आप देखें कि सोर्स ऑफ रिकवरी या इनकम है क्या गवर्नमेंट की, वो ये है आप एडवांस टैक्स लगा देते हैं। कई दिन समझने में लग गया कि एडवांस टैक्स होता क्या है। भी प्रोडक्ट बनती है, आप पहले फैक्ट्री वालों से फ़ौरन आप टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद अगले प्रोडक्ट सारी बिकती भी नहीं है, कहीं वापस भी आपको पता थोड़ी कुछ परसेंटेज वापस भी जानी होती है। यानी आपको समझ नहीं लग रही करना क्या है। इकबाल शाह साहब, मैं एहसन साहब और आपसे दोनों से 50% एग्री हूँ। ये बिल्कुल इन्होंने कहा है कि IMF एक ऐसा इदारा है जो एक प्रोफेशनल लोगों का इदारा है, लेकिन उसमें इंसान ही बैठे हुए हैं। वो उन्होंने जो कंप्यूटर पे सिस्टम बनाया हुआ है ना, किसी भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें ना, जैसे मैंने किया हुआ है, तो उन्होंने पूरे अपने क्वार्टरली रिव्यूज बना के एक रोड मैप बना के SOPs बना के दिया होता है और रिव्यूज होते हैं कि आपने इतना गेन किया इतना लूज किया है। पाकिस्तान में ना तो किसी गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल रिव्यू होता है, ना क्वार्टरली रिव्यूज होते हैं, ना हाफ ईयरली रिव्यू होते हैं। यहाँ तो जो अभी एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि IMF के अंदर वही लोग बैठे हैं, यही औरंगजेब साहब कभी IMF में बैठे होते, पहले बाकर साहब बैठे होते थे, पहले हमारे वजीर खजाना आधे उनके मुलाजिम रहे, उन्हीं के लोग हमारे जो वजीर खजाना बनते हैं। वजीर खजाना हुकूमती बंदे को होना नहीं चाहिए, वजीर खजाना एक पार्शल बंदे को होना चाहिए जो गवर्नमेंट और जो है ना अपोजिशन के सेंटर में प्ले कर रहा हो, दोनों के रोल में उसको प्ले करना चाहिए। जहां तक बात रही कि क्या गवर्नमेंट इस बजट में रिलीफ दे पाएगी, मुझे ये बताएं, इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान हालत जंग में है। फैसल वाडा साहब तो 20% दिफाई बजट को इंक्रीज करके आपको और मुझे कह रहे हैं भूखे मरना, 3 गुना कह रहे हैं। नहीं जी, वो 20% जो है उनकी सैलरीज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो जो दिफाई बजट है वो 3 टाइम्स कह रहे हैं बढ़ा। मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ पे हमारे पास टमाटर और अंडे खरीदने के पैसे नहीं है। हम जंग पे हमारा पहले तो ये एक ऑडिट किया जाए ना कि हमारी जंग हमने जीती है, इस पे कॉस्ट कितनी आई है, पाकिस्तान की जंग जीतने पे कॉस्ट कितनी आई है, इसमें भी डिबेट होनी चाहिए। और कितने पैसे लगेंगे, लेवी क्या 160 रुपए पे लेके जाएंगे? आपने कहा 60 रुपए से ज्यादा नहीं होती, ये फ्रॉड हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम, मुझे ये बताइएगा कि एक दिन में अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक जहाज लेके जाता है कोयटा और कोयटा से वो इस्लामाबाद जाते हैं, तो एक जहाज का खर्चा, इनके लल्ले तल्ले तो हमारे गवर्नमेंट चाहे पिछली थी PDM 1 थी, ये PDM 2 है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, जहाजों हेलीकॉप्टरों के अलावा ये सफर नहीं करते, वीगो डालों के अलावा ये सफर नहीं। मुझे ये बताएं, ये बजटिंग जब अपने घर की बजटिंग नहीं कर रहे, आप मुझे ये बताएं, बड़े बड़े अभी तक कहते हैं कि ये पानी हमारे पास पीने का पानी नहीं है, और वही बॉटल्स, मिनरल वाटर की बॉटल्स सभी मिनिस्टर्स और MP MNA के सामने पड़ी होती हैं। ये काम तो वो कर नहीं सके। तो हमने जो जंग जीती है, दिफाई जंग हमने जीत ली है, मुआशी जंग कैसे जीतेंगे? और 10 कदगन लगा रहा है इकबाल शाहिद साहब, वो 10 ऑब्जेक्शन लगाए IMF ने। मुझे यह बताएं कि मैं भी पूछता हूं एहसन साहब की तरह IMF से कि जब ये इतना खर्चा कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो इनके हेलीकॉप्टर और ये चीजें, ये गाड़ी इनसे लें। सबसे बड़ा ऑडिट MNA MPS और ब्यूरोक्रेट्स का होना चाहिए कि इनके पास गाड़ियां कहां से आई। उस दिन पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हमें IMF की जरूरत नहीं रहेगी। फारूक साहब, ये तो जज्बाती बातें हैं, जैसे शायद साहब कहते हैं कि उनसे नहीं, ये होना चाहिए, शायद होना चाहिए, ये तो खास की ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है। अब IMF जो है, मतलब आपने देखा कि IMF एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो तो नहीं कहता हमारे पास आओ, इसलिए कि उसके पास हम जाते हैं, वो हमें बताता है कि आपने कर्जा लिया है तो आप अपने अखराजात कम करें, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। यानी सिर्फ यही नहीं है कि जो आपके पास एक दफ़ा बंदा काबू आ गया उसी पर बोझ लाते जाएं, आप इसका नेट बेस बढ़ाएं, टैक्स का सबको लाएं। बड़े आदमी टैक्स देते नहीं है, बार बार आए वही घसी पिटी बातें कि ज़राअत फलाना टिमका, ये ज़राअत पहले मर चुकी है। अब IMF को ब्लेम देते रहना, IMF तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के पावरफुल मुल्कों का एक ऐसा जाल है जिसको ऑक्टोपस कहते हैं,
पाकिस्तान में 23वां या 24वां मेरा ख्याल उनका ये है सिलसिला। अब इसमें हुकूमत अपना वक्त गुजार जाएगी, लोग फिर फंसे रहेंगे, और रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं 2024 में से हुकूमत ने। तो कौन सी आपको चीज़ें नज़र आ रही है कि क्या आवाम के लिए बजट में कोई चीज़ आ सकती है जो आप सुन रहे हैं? देखिए, बजट जो है किसी भी मुल्क जो है उसकी हुकूमत कोई भी अपना फाइनेंशियल प्लान जो है वो देती है, या उसके जो एलोकेशन ऑफ सोर्सेज हैं उसको हम बजट कहते हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि IMF जो है वो पाकिस्तान में डेरे डाल के बैठा हुआ है कि बजट जो है उसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है, क्या चीज़ें शामिल नहीं करनी। और पार्लियामेंट की मंजूरी से पहले जो है ये बजट जो है वो IMF जो है उसको मंजूर करेगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो है 11-12 ऐसी नई शर्तें जो हैं वो IMF की तरफ से ऐड की जा रही हैं, और जब वो शर्तें ऐड हो जाएंगी तो उसके बाद जो मुझे लगता है कि आपकी गैस जो है, बिजली जो है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो महंगी होगी। नहीं तो महंगी होने का मतलब यह कि आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री तब पहले नहीं रहेंगे। पहले ही आपकी इकबाल साहब, आपकी इंडस्ट्री जो है, आपकी जो फैक्ट्रियां हैं वो पहले ही बंद हो गई हैं। आपके जो नौजवान नस्ल है, आपकी जो कारोबारी हजरात है, वो इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो है इस तरह मुल्क के जो हालात इस तरह के साजगार नहीं है कि अवाम जो नौजवान नस्ल है वो जा रही है। और अब जो है अब जैसे आपने जिक्र किया कि वाडा साहब कह रहे हैं कि दिफाई बजट में इजाफा किया जाए, IMF तो पहले से कह रहा है कि दिफाई बजट जो है उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि अवाम के हम आपको पैसे देते हैं, अवाम के ऊपर लगाएं। लेकिन ये हुकूमत जो है और ये बेरहम इशराफिया जो है, ये है कि वो मसला जो है, देखिए वो ज़ाहिर पार्लियामेंट वाक़यार है, हम उसमें इसलिए नहीं जाते कि फैसल वाब डाओ वो कौन है, वो तो उसके कल सुन लिया सुषमा बुखारी ने, उसे वो होता कौन है, ज़ाहिर उसे खुद नहीं पता मुझे किसने मुंतखब किया, वो तो ऐसे बातें करता रहता है ताकि उसका काम बना रहे। अच्छा एहसन साहब, ये बात है कि आपने देखा कि जो पेंशन के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में वो सोर्स को खा जाती है, तो इसका एक मैकेनिज़्म तो बन सकता है कि इसको 3 ग्रेड में कर लें। कई लोग तो आपने देखा कि इतनी पेंशन ले रहे हैं, जो 20 साल पहले रिटायर हुआ है वो बेचारा 16-17 हज़ार ले रहा है, इस वक्त रिटायर हो रहा है 3 जगह से तो 6-7 10 लाख ले रहा है, जज साहबान 12-12 लाख ले रहे हैं, और भी कुछ अदारे हैं जो अपने अदारे से रिटायर होने के बाद चेयरमैन बापडा या इस तरह को बन जाते हैं, वो उनकी पेंशन भी उस तहकाक है। क्या 3 ग्रेड करने से मसलन ये है कि हर आदमी बाजार में जाकर सौदा खरीदता है, जो मेरी एक राय है कि 11वें स्केल तक 60 तक कर दें, ऊपर कर दें जी 17-18 1 लाख कर दें, 1.5 लाख से ज़्यादा किसी की पेंशन ना हो, क्योंकि अगर 22वां ग्रेड भी है तो आप देखेंगे तकरीबन 200-400 बिलियन तो ये बच जाएगा। जी हसन जी शेख साहब बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, जैसे पाकिस्तान स्टील है, जैसे PAE है, वैसे ये पेंशन वाला इशू। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि वो लोग पेंशन भी ले रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठे नहीं हुए और बाहर बैठे हुए। ऐसा ना थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमें वो बताया जा रहा है कि टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट आपसे बड़ी तमसदन बात होगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।